नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज नेटवर्क पेप्टिक टाइम को आप देख रहे हैं और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है। जनता ने किसे 5 साल के लिए अपना विधाता चुना है या कौन उनकी आवाज को उठाएगा, ये तय होगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मतगणना के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 3 दिसंबर तक काफी वक्त है। ऐसे में लोग लगातार चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। हर विधानसभा सीट पर आफ्टर पोल ओपिनियन भी हो रहा है। ये ओपिनियन आमतौर पर अनऑफिशियल है। लोग चर्चा कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है, इसकी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक हिस्सा है बुंदेलखंड, जो कि काफी अहम माना जाता है सरकार बनाने के लिए। 2018 की बात करें तो बुंदेलखंड के इसी हिस्से के 6 जिलों में तकरीबन 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहाँ कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 14 भाजपा ने जीती थी, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। ये वो हिस्सा है जहां बसपा और सपा ने भी अपना खाता खोल लिया था। एक सीट सपा के खाते में गई थी तो एक बसपा के खाते में भी गई थी। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बुंदेलखंड की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद, मतगणना के पहले बुंदेलखंड की इन 26 सीटों पर क्या ओपिनियन बन रहा है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है और क्या आने वाले दिनों में जो नतीजे सामने आएंगे उससे कांग्रेस या भाजपा किसे फायदा मिलेगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2018 की बात करते हैं और बात करते हैं तब के हालातों पर। बुंदेलखंड के इस हिस्से में छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना, ऐसे ये 6 जिले हैं और इन 6 जिलों में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 26 विधानसभा सीटों पर 2018 में काफी कांटे की टक्कर रही थी। तब यहां भाजपा ने 14 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। एक विधानसभा सीट पर बसपा और एक सीट पर सपा के विधायक चुने गए थे। अब इस चुनाव में काफी हद तक परिवर्तन आया है। कई सीटों पर प्रत्याशी बदल गए, कई सीटों पर प्रत्याशी वही रहे, लेकिन उनकी पार्टियां बदल गईं। तो 2023 में इन सीटों पर क्या हुआ, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के इस रीजन के सबसे बड़े जिले सागर की, जो कि इस रीजन का एक बड़ा जिला तो है ही, ये संभाग भी है और इसी संभाग के अंतर्गत शेष सभी जिले शामिल होते हैं। सागर जिले की बात करें तो इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में सागर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। इस बार क्या हालात है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले 2018 की स्थिति में सागर को देख लेते हैं। सागर की बात करें तो अगर सागर सदर विधानसभा की बात करें तो यहां 2018 में काफी रोचक स्थिति निर्मित हुई थी। तब यहां शैलेंद्र जैन विधायक चुने गए थे, जो कि 3 बार लगातार चुने गए विधायक हैं। इसके अलावा सुर्खी विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा सीट से तब गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते थे और तब वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस बात को ध्यान रखते जाइएगा कि 2018 में कौन जीता था और वो किस पार्टी का प्रत्याशी था। सागर वो महत्वपूर्ण जिला भी है जहां 3 मंत्री जो हैं उनका भाग्य भी दांव पर लगा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में इस बार 3 मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत। ये तीनों मंत्री सागर जिले से आते हैं। तो सागर जिले की सीटों पर इन 3 मंत्रियों का भाग्य भी दांव पर लगा है। सुर्खी विधानसभा की हम बात कर रहे थे। सुर्खी विधानसभा सीट पर 2018 में गोविंद सिंह राजपूत ने चुनाव जीता था। बंडा विधानसभा में तरबर लोधी चुनाव जीते थे। नरियावली से प्रदीप लारिया चुनाव जीते थे। रहली से लगातार चुनाव जीतते आ रहे गोपाल भार्गव 2018 में चुनाव जीते थे। बीना की बात करें तो यहां से भाजपा के महेश राय चुनाव जीते थे। खुरई से भाजपा के भूपेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय मंत्री हैं, वो चुनाव जीते थे। देवरी की बात करें तो देवरी सीट पर कांग्रेस के हर्ष यादव ने चुनाव जीता था और जब कमलनाथ की सरकार बनी तो हर्ष यादव को मंत्री भी बनाया गया था।
तो कुल मिलाकर ये 8 सीटें हैं जिन पर 2018 की स्थिति की बात करें तो तब यहाँ 5 सीटें भाजपा ने जीती थीं और 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। 2023 में यहाँ स्थिति क्या रही, बारी बारी से इन सीटों का विश्लेषण करेंगे और आपको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। आप भी अपनी सीट का जो ओपिनियन है या जो जानकारी है वो हम तक भेज सकते हैं। पहले बात करते हैं सागर सदर विधानसभा सीट की। इस बार सागर सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला था। यहां भाजपा ने जहां अपने नियमित प्रत्याशी और 3 बार के विधायक शैलेंद्र जैन को मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने शैलेंद्र जैन की ही रिश्तेदार और उनकी बहू निधि जैन को मैदान में उतारा था। यह मामला काफी रोचक इसलिए हो गया था क्योंकि इस बार सागर की सीट पर जैन समाज से ही 3 प्रत्याशी थे। आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के बागी मुकेश जैन ढाना को अपना प्रत्याशी बना दिया था। तो इस तरह से इस विधानसभा सीट पर 3 जैन समाज के प्रत्याशी थे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सागर में जैन समाज के जो मतदाता हैं वो बहुतायत में हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लगभग 27,000 मतदाता जैन समाज से आते हैं और हर बार उनको ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दल टिकट देते हैं। शैलेंद्र जैन इसीलिए लगातार चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। हालांकि दूसरी बड़ी आबादी ब्राह्मण समाज की है जो तकरीबन 30,000 के आसपास मानी जाती है, लेकिन ये विभाजित होने वाली आबादी है, पोलराइज नहीं होती है। शायद इसीलिए इनको टिकट नहीं दी जाती है। और जैन समाज के अलावा जैन समाज चूंकि इस बार 3 प्रत्याशियों में विभाजित होने के खतरे से जूझ रहा है, इसलिए ब्राह्मण समाज काफी हद तक रुख तय कर रहा है सीट पर कि किसका विधायक बनेगा। तो सागर जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट है सागर सदर सीट, जहां पर भाजपा से शैलेंद्र जैन और कांग्रेस से निधि जैन के बीच एक सीधी फाइट है। हालांकि भाजपा के बागी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश जैन यहां पर काफी नुकसान कर सकते हैं। वे किसका नुकसान कर रहे हैं ये 3 दिसंबर को साफ होगा। इस सीट की अगर बात करें तो जो आफ्टर पोल जो सर्वे यहाँ या ओपिनियन जो मिल रहा है या जो जनता की चर्चा है, यहाँ इस सीट पर एक बार फिर भाजपा को थोड़ा एज मिलने की कोशिश और संभावनाएं बताई जा रही हैं कि भाजपा यहाँ पर थोड़ा सा अपर हैंड है, कांग्रेस के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में है। बहरहाल असली नतीजा तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। सागर जिले की ही अगली सीट की बात करते हैं। सागर जिले की अगर बंडा सीट की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। 78% मतदान इस बार बंडा विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। बंडा विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक और अपने प्रत्याशी तरबर सिंह लोधी को ही मैदान में उतारा था। यहां कांग्रेस से 2018 में तरबर सिंह लोधी विधायक चुने गए थे। कांग्रेस ने उन्हें रिपीट किया है। भाजपा ने भी बीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर उन्हें एक कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। बंडा की थोड़ी सी अगर बात करें तो यहां तरबर लोधी ने 2018 में हरवंश राठौर को चुनाव हराया था और इस बार जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र, वो भी एक राजनीतिक घराने से आते हैं। शिवराज लोधी जो दमोह के सांसद रहे हैं, दमोह सीट के सांसद रहे हैं, उनके बेटे हैं वीरेंद्र सिंह जो कि शिक्षक भी रहे हैं पहले, और इस बार उन्हें भाजपा ने मैदान में उतारा था। काफ़ी अहम सीट है सागर जिले की और 78% मतदान के साथ जो बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई है उसका भी एक इशारा समझा जा रहा है कि वो इशारा किसके तरफ है। क्या लाडली बहना का असर होने के कारण इसका फायदा यहां भाजपा को मिल सकता है? इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बंडा विधानसभा सीट पर क्या हालात बनेंगे, इस पर जरूर हमारी नजर होगी, लेकिन आपको समझना यह है कि बंडा पर मौजूदा जो कब्जा है वो कांग्रेस का है और इस बार यहां सीधी फाइट है। 3 दिसंबर को कुछ भी परिणाम सागर की इस सीट पर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सीट सुर्खी की। सुर्खी विधानसभा सागर जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि ये गोविंद सिंह राजपूत की सीट है। मध्य प्रदेश के जो परिवहन मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत, वो इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस ने एक बहुत ही साधारण राजनीतिक व्यक्तित्व कहे जा रहे नीरज शर्मा को मैदान में उतारा है। सुर्खी विधानसभा की अगर बात करें तो 2018 में भी यहां गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते थे, लेकिन तब वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। इसके बाद जब सिंधिया
कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए तो गोविंद सिंह राजपूत भी उस खेमे का हिस्सा थे और वे भी सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए थे। इसके बाद सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है और इस उपचुनाव में भी गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये मेन चुनाव है। सुर्खी विधानसभा सीट पर 2023 का मेन चुनाव काफी टक्कर वाला बताया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार यहां कांग्रेस के नीरज शर्मा बाजी मार सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण उन्हें माना जा रहा है। भाजपा ने गोविंद सिंह राजपूत को एक बार फिर टिकट देकर मैदान में उतारा है। वे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस ने एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व नीरज शर्मा को मैदान में उतारा है। गोविंद सिंह की बात करें तो वे 4 बार के विधायक हैं, जबकि नीरज शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वे भाजपा से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, या यूं कहें कि अभी अगस्त में ही शामिल हुए थे और उन्हें कांग्रेस ने टिकट देकर एक कड़ी टक्कर गोविंद सिंह राजपूत को दी है। इस सीट का जो नतीजा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिंधिया के खास गोविंद सिंह राजपूत की ये सीट है और उनकी साख भी यहां पर दांव पर लगी है। तो सुर्खी विधानसभा सीट पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल जो यहां का विश्लेषण मिल रहा है उस विश्लेषण के मुताबिक यहां कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। बात करते हैं सागर जिले की ही देवरी विधानसभा सीट की, जो कि मौजूदा कांग्रेस विधायक हर्ष यादव की सीट है। यहां भाजपा ने इस बार ब्रजबिहारी पटेरिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने हर्ष यादव को एक बार फिर मैदान में उतारा है। हर्ष यादव 2 बार के विधायक हैं और ब्रजबिहारी पटेरिया 9 माह पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। तो 2018 की बात मैं इसलिए कर रहा था कि 18 में हो सकता है कि जो प्रत्याशी भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे वो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हों, या जो प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीते थे वो इस बार भाजपा के प्रत्याशी हों। यही अमूमन हाल बुंदेलखंड के इस हिस्से में है। हम बात देवरी की कर रहे हैं, जहां भाजपा के प्रत्याशी हैं ब्रजबिहारी पटेरिया, जो 9 माह पहले तक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और उन्हें इस बार भाजपा ने टिकट दी है कांग्रेस के मौजूदा विधायक हर्ष यादव के खिलाफ। तो ये महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट पर भी बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग का फायदा भाजपा को मिल सकता है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी 3 दिसंबर को। फिलहाल इस सीट पर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये बहुत ही कांटे का मुकाबला इस सीट पर है और इस सीट पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाजपा भी चुनाव जीत सकती है और कांग्रेस के पाले में भी ये सीट जा सकती है। अगली सीट की बात करेंगे। सागर जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है खुरई। खुरई विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी कहे जाने वाले नेता और मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र सिंह खुरई से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और इस बार उनके सामने कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। 29 साल की रक्षा राजपूत मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह के सामने मैदान में थीं। 29 साल की रक्षा राजपूत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं और वे मालथौन से आती हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था भूपेंद्र सिंह के सामने। रक्षा राजपूत के सामने भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और काफ़ी अहम मुकाबला इस सीट पर था। हालांकि ये सीट भाजपा के पक्ष में जाने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। इस सीट से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो ये कहता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और इस सीट पर भूपेंद्र सिंह एक बार फिर मजबूत हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। रक्षा राजपूत जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने एक कड़ी चुनौती जरूर इस सीट पर दी है, लेकिन उनकी चुनौती शायद उस लेवल तक या उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां पर पराजय का कोई खतरा भूपेंद्र सिंह के सामने हो। काफी मजबूत सीट ये भाजपा की अब भी बनी हुई है। अब बात करते हैं सागर जिले की अगली विधानसभा सीट की और वो है बीना। बीना एक रिजर्व सीट है और इस सीट पर भी बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। बीना की अगर बात करें तो यहां भाजपा से महेश राय एक बार फिर प्रत्याशी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने निर्मला सप्रे को मैदान में उतारा है। निर्मला सप्रे जो हैं वो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं सागर में और उन्हें मैदान में उतारा है।
सरकारी शिक्षिका रही हैं निर्मला सप्रे, और उन्होंने सरकारी शिक्षिका की नौकरी छोड़कर वे राजनीति में आई थी। यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वे महेश राय, जो कि 3 बार के विधायक हैं, उनके सामने कांग्रेस की ओर से कड़ी टक्कर दे रही हैं। निर्मला सप्रे के बारे में कहा जा रहा है कि वे लगातार चुनाव हार रही हैं, फिर भी कांग्रेस उन्हें लगातार मौका देती जा रही है। वे बीना नगर पालिका 2009 में और 2013 में विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। महिला कांग्रेस सागर की अध्यक्ष रही हैं और इस बार उन्हें महेश राय के विरुद्ध मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। तो बीना विधानसभा सीट पर एक बार फिर एक मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और यहाँ नतीजा कुछ भी हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा एज इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि ये परंपरागत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। आगे बढ़ते हैं, रेहली विधानसभा सीट की बात करते हैं। रेहली विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की एक बड़ी ही फेमस और चर्चित सीट है। वो इसलिए क्योंकि इस विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश के एक लगातार जीतने वाले विधायक गोपाल भार्गव आते हैं। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री भी रहे हैं और वे वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। इस बार रेहली विधानसभा सीट पर जब मतदान हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि गोपाल भैया के लिए इस बार इसलिए मतदान करना है क्योंकि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो रेहली विधानसभा सीट पर क्या हालात हैं, इस चर्चा में समझेंगे। पहले तो रेहली का इतिहास समझ लेते हैं। 40 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। 1985 से 2018 तक गोपाल भार्गव लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 2018 में उन्होंने कमलेश साहू को चुनाव हराया था और वो भी 27,242 वोट से हराया था। तो एक मजबूत नेता हैं गोपाल भार्गव, न सिर्फ रेहली में बल्कि प्रदेश के स्तर पर भी। लेकिन इस बार रेहली का चुनाव काफी चर्चित रहा, और चर्चित इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस ने एक 29 साल की युवती या महिला कहें, ज्योति पटेल को उनके सामने मैदान में उतारा था। ज्योति पटेल जीवन पटेल के परिवार से आती हैं, जो एक राजनीतिक विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं गोपाल भार्गव के, और उनके परिवार से ज्योति पटेल ने कड़ी टक्कर और कड़ी चुनौती गोपाल भार्गव को इस इलाके में दी थी। इस इलाके में बयानों के खूब तीर चले, खूब हमले हुए, कई बार मारपीट की घटनाएं भी सामने आईं और काफ़ी सेंसिटिव रहा रेहली का चुनाव इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी रहा कि गोपाल भार्गव का मुकाबला एक महिला प्रत्याशी से था और ज्योति पटेल ने यहाँ पर एक ओबीसी कार्ड खेलने की भी कोशिश की थी, और इस कार्ड के जरिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण एज यहाँ पर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा था। हालांकि जो आफ्टर पोल जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कहती हैं कि गोपाल भार्गव ही इस सीट पर बहुत मजबूत हैं और ये सीट भी भाजपा को थोड़ा सा एज देती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा बढ़त देती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे सागर जिले की आखिरी और 8वीं सीट की, जो कि भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर के साथ साथ एक पुराने परंपरागत मुकाबले में तब्दील होती हुई नजर आई। ये रिजर्व सीट है सागर जिले की, जहां से प्रदीप लारिया विधायक हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और लगातार वो विधायक बन रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी मैदान में थे। दिलचस्प बात है कि पिछले 3 चुनावों से सुरेंद्र चौधरी और प्रदीप लारिया आमने सामने हैं। 15 वर्षों से लगातार दोनों आमने सामने बने हुए हैं और इन दोनों के बीच मुकाबला लगातार चल रहा है। इस बार इस सीट पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सीट पर आफ्टर पोल जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो कहता है कि यहां इस बार एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे प्रदीप लारिया और यहां कांग्रेस को एज मिल सकता है। ये खबर नरियावली विधानसभा सीट से आती है। तो इस तरह से सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ये विश्लेषण था और इस विश्लेषण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कौन सी पार्टी जो है वो बढ़त में है या किसको एज मिल रहा है। 2018 में अगर सागर जिले की बात करें तब यहां 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 3 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि वो 3 से बढ़कर 4 या 5 सीटें यहां पर कर सकती है। अगर भाजपा को सागर में नुकसान होता है तो ये बुंदेलखंड के स्तर पर भी एक बड़ा नुकसान होगा और तब भाजपा यहां पिछड़ सकती है। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आने हैं। सागर जिले की इन 8 विधानसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, इस पर हम आपके सुझाव भी ले रहे हैं।
कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी विधानसभा सीट में कौन जीत रहा है ये हमें जरूर लिखकर बताइए। इस विश्लेषण में हमने देखा सागर जिले का पूरा हाल। बुंदेलखंड के तमाम 6 जिलों का विश्लेषण जारी रहेगा। इसी सीरीज में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे सागर संभाग के दूसरे जिले छतरपुर की बात। आप देखते रहिए पेप्रिक टाइम। नमस्कार।